आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख्ते शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में मुहर्रम के जुलूस पर हमला, मसाजिद की भी हुई बेहुरमती। अदीबा के कातिलों को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जारी है एहतजाज का दौर। और श्रीनगर में नाबीना तालिब इल्मों को तकसीम की गई ब्रेल में लिखी गई कुरान पाक। गुज़श्ता कुछ दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान वो भाईचारा नहीं रहा जिसकी कभी मिसाल दी जाती थी। 80 के दौर में अवाम को तकसीम करने की ये चाल चली थी ISI ने, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। बहुत दिनों से पुरअमन चल रहा गिलगित बल्तिस्तान का माहौल मुहर्रम के दौरान कशीदा हो गया। गाछे, खपलू और खरमंग में न सिर्फ जुलूस निकाल रहे अज़ादारों पर हमला किया गया, बल्कि मस्जिदों की भी बेहुरमती की गई। भारी पत्थरबाजी और फायरिंग की वारदातों के बीच पुलिस खामोश और तमाशबीन बनी रही और दहशतगर्दों पर कोई एक्शन नहीं लिया। इंतजामिया इसमें बाहरी लोगों का हाथ बता रही है, जबकि मकामी इसके लिए दहशतगर्दों को गुनहगार ठहरा रहे हैं। हालांकि अभी तक एक भी गुनहगार का ना पकड़ा जाना बहुत कुछ कह रहा है, वो भी तब जबकि एहतियातन पूरा खित्ता कई दिनों से बंद था और बॉर्डर सील थे। ऐसे में बिना पुलिस और रेंजर्स के इतना बड़ा वाकया हो ही नहीं सकता। यौम अशुरा के दिन गिलगित बल्तिस्तान में कम से कम 3 अजला में मुहर्रम के जुलूस पर पथराव की वारदात सामने आई। लोगों पर पत्थर बरसाए गए। सिर्फ आवामी जुलूस पर ही नहीं, बल्कि मसाजिद को भी निशाना बनाया गया। सैकड़ों लोगों ने मस्जिद पर पथराव किया और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मस्जिद की दीवारों पर ये निशान इस बात का जिंदा जावेद सबूत हैं कि यहाँ किस तरह दहशतगर्दों का कहर बरपा था। ये जाहिर तौर पर 2 फिरकों के बीच फूट डालने की साजिश है। हालांकि बहुत से दानिश्वर इसे दहशतगर्दी से भी जोड़कर देख रहे हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है, उससे शिद्दत पसंदों को अपनी जड़ें फिर से जमाने का मौका मिला है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में भी दहशतगर्द तेजी से मुत्तहिद हो रहे हैं और शिया फिरके के लोगों पर हमला इसी सिलसिले की नई कड़ी है, जिसके लिए मंसूबा बंदी कई दिनों से की जा रही थी। इंतजामिया को कहा था कि दहशतगर्द यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं असलहा के साथ। कल असलहा की भी नुमाइश हो गई है और पथराव भी हो चुके हैं वहाँ पे। लिहाजा इंतजामिया क्यों खामोश है? इंतजामिया फौरी तौर पर एक्शन ले ले। मैं ये कहना चाहता हूँ, फौरी तौर पर एक्शन ले ले। 1-2 जुमे से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जुमे की नमाज खत्म होने से पहले एक्शन ले लो। वहाँ पे जो जिम्मेदार है, पथराव के जो जिम्मेदार है, जो मौलवी है और जो वहाँ पे दहशतगर्द है, उनके फौरी तौर पर FIR करके ATA करके उनको गिरफ्तार करो। दहशतगर्द असलहों के साथ तैयार बैठे थे, लेकिन हुकूमत को कोई खबर तक नहीं थी। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह पर खुफिया एजेंसी ISI का जाल बिछा हुआ है। ऐसे में ये माना ही नहीं जा सकता है कि वो इससे बेखबर हो। यहाँ छोटी बड़ी कोई भी हरकत बिना पाकिस्तानी फौज के सपोर्ट और ISI की प्लानिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह यक के बाद दीगर जिलों में अलग अलग मकामात पर पथराव हुआ, कुछ जगह फायरिंग हुई, यहाँ तक कि खवातीन को निशाना बनाया गया, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की बू आती है। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि इन वाकयात में किसी की जान नहीं गई, नहीं तो बहुत बड़ा फसाद हो सकता था। जुलूस से अज़ा पे अलम पे जो
पथराव किए गए और अलम की बेहुरमती हो गई और मस्जिद की बेहुरमती की गई। मैं अभी इधर सरदू हर एचक्यू अस्पताल में हूँ। यहाँ पे तकरीबन 15-20 खवातीन जख्मी होकर यहाँ पे लाए गए हैं और उसके अलावा 10-15 जवान भी जख्मी होकर पथराव की वजह से यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद है। पाकिस्तान की हमेशा से चाहत रही है कि इस खित्ते में बदअमनी पैदा हो, मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान इख्तलाफात बना रहे, क्योंकि अगर ये लोग मुत्तहिद होकर रहेंगे, अमनो अमान से रहेंगे, तो फिर साथ मिलकर इस्लामाबाद की हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। इसीलिए उन्हें बांटने की हमेशा से ही कोशिश होती आई है, जिससे कि मुख्तलिफ फिरके मामूली बातों पर आपस में ही उलझे रहें। शियाओं को कहा जाता है कि आप यहाँ पर भारी अक्सरियत में हो, फिर भी जुल्म बर्दाश्त करते हो, जबकि सुन्नियों को कहा जाता है कि तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इस्लामाबाद का हाथ है। चूंकि हाल फिलहाल इस खित्ते में फिरका वारियत की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है, इसलिए मुहर्रम के मौके पर यहाँ के अमन भरे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। मुंह तोड़ दिया है, देखो खून खून क्या है। ये वाड़ी के यजीदियों ने ये हाल किया है, हुसैनियों का वाड़ी के यजीदियों ने ये हाल किया है। देखो पूरे गिलगित को ये पता चलना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान कभी अमन का गहवारा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान की साजिशों की एक बड़ी कीमत इस खित्ते को चुकानी पड़ी। जनरल जिया के दौर से शुरू हुआ फिरका वारियत का दौर हर थोड़े अंतराल पर देखने को मिला। जिया तो प्लेन क्रैश में बेमौत मारे गए, लेकिन जो नफरत का बीज यहाँ बोया गया, उसके नताइज देखने को मिलते रहे। खूनी खेल में हजारों जानें जाया हुई। कभी आगा जियाउद्दीन रिजवी का सरे राह कत्ल हुआ, तो कभी रावलपिंडी जा रही बसों से उतारकर शियाओं पर गोलियां बरसाई गईं। इन्हें नामालूम बंदूक बरदारों का नाम दिया गया। आज फिर से कातिलों को पकड़ने की बजाय इंस्पेक्टर रैंक के अफसर को सस्पेंड करके हुकूमत पूरे मामले पर पर्दा डालती नजर आ रही है। कई सालों से इस पे काम हो रहा था, लेकिन हुकूमत ने इस पे नोटिस नहीं लिया, इस पे संजीदगी से काम नहीं की, बल्कि इनकी पुष्पनाही की, जिसके नतीजे में आज ये सानिहा रोनुमा हुआ है। हम इसका जिम्मेदार हुकूमत वक्त और बल्तिस्तान के इंतजामिया और काशा के इंतजामिया को करार देते हैं। ये मजलूमी की कोई हद होती है। अभी 24 घंटे से ज्यादा गुजरने के बावजूद भी अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है, किसी दहशतगर्द को। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऐसा खदशा जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह की वारदात और भी ज्यादा हो सकती है। उनमें डर है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी का बुरा असर भी यहाँ जरूर पड़ेगा। दहशतगर्दों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अल-कायदा, सिपाही साहिबा, लश्कर झांगवी जैसे खतरनाक दहशतगर्द ग्रुप्स का तालिबान के साथ नापाक गठजोड़ किसी से ढकी छिपी बात नहीं है। अब इन जैसी तमाम कलदम तंजीमों को फिर से फलने फूलने का मौका मिलेगा और इसके बद असरात गिलगित बल्तिस्तान में भी नुमाया होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह सोची समझी साजिश के तहत इन हमलों को अंजाम दिया गया है, उसके पीछे यकीनन किसी बड़ी साजिश की बू आती है। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ पर मुआशरे के हर शख्स को जिंदगी बिताने के बेहतर मौके दस्तयाब करवाने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुस्बत इकदाम किए जाते रहे हैं। इसमें माजूर अफराद की तरक्की और बहबूदी से जुड़े काम भी शामिल हैं। यहाँ पर नाबीना तलबा तालिबात आला तालीम हासिल करते हुए मुआशरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन इंटरनेट और कंप्यूटर्स के दौर में भी तमाम दुनियावी चीजों से अलहदा इन तालिबे इल्मों की दिलचस्पी दीन की बातों को जानने और समझने पर भी काफी ज्यादा है।
इस सिमत में माजूर तालिब इल्मों के दरमियान श्रीनगर में ब्रेल में लिखी गई कुरान पाक तकसीम की गई। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है श्रीनगर का नूपोरा इलाका। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज और मदरसाए इमदादिया फॉर द ब्लाइंड तमिलनाडु के मुश्तरका ताउन से पहली बार श्रीनगर शहर में ब्रेल में लिखी गई मुकद्दस कुरान को तालिबे इल्मों में तकसीम किया गया। शहर में मुनक्किदा ब्रेल कुरान डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इंतजामिया और एनजीओ की जानिब से चलाए जा रहे खास स्कूलों के नाबीना व कमजोर नजर वाले तालिबे इल्मों को मुफ्त दस्तयाब करवाई गई। दीनी तालीम की अगर आप बात करें तो दीनी तालीम में तकरीबन हर कोई विजुअली इम्पेयर्ड जो है तकरीबन पीछे रहता है इस सिलसिले में, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत नहीं हो पाती है और परफेक्टली कोई पढ़ नहीं पाता है। तो आप देखिए दुनियावी तालीम में तो जो है हमारी मदद हो पाती है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वो कश्मीर में इस तरह का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम जो है मुनक्किद किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की तकरीबन 12 सालों की अनथक मेहनत का ही नतीजा है कि वादी के इन बच्चों को भी कुरान मजीद ब्रेल में हासिल हो सकी। कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम सिर्फ बच्चे और बच्चियों को कुरान दस्तयाब करवाना भर नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक मजहबी तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और उनके सरपरस्तों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। काबिले गौर है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान पाक की तिलावत कर सके। इसके लिए पहले से ही मुख्तलिफ ज़बान में कुरान मौजूद है, लेकिन वादी में ये पहला मौका है जब ब्रेल में लिखी गई कुरान को तालिबे इल्मों में तकसीम किया गया। हम लोगों ने ब्रेल तो सीखा हुआ है, थोड़ा सा ब्रेल कुरान का सीखा हुआ है, लेकिन ये पहली बार सुना है कि यहाँ पे मतलब ब्रेल का भी हमारी लैंग्वेज में जो हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में, मतलब जो ये ब्रेल कुरान है वो यहाँ तमिलनाडु से आया है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मैं शुक्रिया करती हूँ और जिन्होंने हमारे लिए ये सब सोचा है, बिकॉज़ वैसे भी तो ये कुरान जो है ये गॉड गिफ्टेड होता है हमारे लिए, और हम भी पढ़ पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि हम भी इस कुरान को पढ़ पाएंगे। कागज पर खास तरीके से उभार के साथ लिखने वाली ब्रेल को फ्रांस के शहरी लुई ब्रेल ने साल 1824 में इजाद किया था। मौजूदा वक्त में अब तक इसके जरिए नाबीना तलबा तालिबात अपनी स्कूली पढ़ाई लिखाई करते आए थे। आहिस्ता आहिस्ता आज के दौर में समझे जाने वाले इंटरनेट और कंप्यूटर्स को भी अपने असातिजा की मदद से इन लोगों ने इस्तेमाल करना भी सीख लिया, लेकिन ये सभी बातें महज दुनियावी दायरे तक ही महदूद हैं। दीन से जुड़ी बातों को जानने के लिए ब्रेल में लिखी गई कुरान पाक किसी नेमत से कम नहीं है। जो देख नहीं सकते हैं, जो यहाँ पे रिसोर्सेज आपको पहले पता है रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल, तो उनके लिए इनिशिएटिव लिया गया स्पेशली फॉर कि विजुअली इम्पेयर्ड कि वो पढ़ पाएं, क्योंकि दीनी तालीम में, दुनियाई तालीम में तो थोड़ा हम आगे आ गए कि कंप्यूटर आ गया है, फ़ोन आ गया, लेकिन दीनी तालीम की अगर बात करें वो उतना अभी आगे नहीं है। अब हमने सोचा कि दीनी तालीम भी आगे करे। बात चाहे आला दर्जे की तदरीसी इंतजाम की हो या फिर क्रिकेट, बास्केटबॉल या खास खेल मुकाबले मुनक्किद करवाने की, यहाँ पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से हमेशा यही कोशिश रहती है कि खास काबिलियत से लैस यानी स्पेशली एबल्ड तालिबे इल्मों व नौजवानों को जिंदगी आसान तरीके से गुजारने का मौका मिल सके। श्रीनगर में मुकम्मल ब्रेल कुरान डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी इसी मुस्बत सोच को आगे बढ़ाने की अहम कड़ी है, जो मुस्तकबिल में इन खास बच्चों की जिंदगी को रोशन बनाने के लिहाज से निहायत अहम साबित होने वाली है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर।
महनाज दुर्दाना ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने वजीर आजम से गिलगित बल्तिस्तान के चीफ कोर्ट में चीफ जज मलिक हक नवाज के खिलाफ तफ्तीश करवाने की फरियाद की है। काउंसिल ने जस्टिस हक नवाज के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ एक शहरी की शिकायत को बुनियाद बनाते हुए इनके खिलाफ इंक्वायरी की वजह बताई है। सिंह सेरी ने ट्वीट किया है कि जिला गांचे के गवारी इलाके में मुहर्रम के जुलूस में पत्थरबाजी का वाकया पेश आया। यहां पर पाकिस्तानी वजीर आजम की जानिब से मिलने वाली हिमायत की वजह से तालिबान के पैरोकारों के हौसले बढ़े हुए हैं। मकामी लोगों को गुलामी की जंजीरों से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसकी कीमत मुस्तकबिल में इमरान खान को चुकानी पड़ेगी। तारिक नकाश ने ट्वीट किया है कि हाल ही में मुजफ्फराबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के 9वीं ग्रेड के इम्तिहान टीन की छत के नीचे लिए गए, जहां पंखे न होने की वजह से गर्मी और उमस बढ़ गई, जिससे उम्मीदवार अपने पेपर पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे थे। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट JNK ने ट्वीट किया है कि इस साल से पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में जम्मू और कश्मीर को काफी बढ़त हासिल हुई है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जो लिबास हम पहनते हैं, जो जुबान हम बोलते हैं और जिस सलीके से हम खाना खाते हैं वो कल्चर है। सकाफत हमारी रिवायत है, हमारा भरोसा है और हमारे वैल्यूज हैं। ये हमारे मजहबी अकीदे, फिलॉसफी और माइथोलॉजी का हिस्सा है। हमारी कदीमी सकाफत ही बताती है कि हम कौन हैं। शाहिद मुश्ताक ने एक तारीखी इमारत की खूबसूरत तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि ये है कश्मीर का बेमिसाल आर्किटेक्चरल हेरिटेज। गिलगित बल्तिस्तान की शिमसाल वैली की खातून अदीबा का जिस तरह से बहिमाना कत्ल किया गया और फिर उसके कातिलों को आनन फानन में जमानत भी मिल गई, उसने इस गुलाम खित्ते में खवातीन के हुकूक की खोखली बातों और उन पर तसद्दुद के मामलात को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। जदीद जमाने में भी यहाँ खवातीन जिस तरह से मर्दों के हाथ का खिलौना समझी जाती हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। बहुत से मर्द भी खवातीन को हक और इंसाफ देने की बात करते नजर आ रहे हैं। इस बीच गिलगित बल्तिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अदीबा के कातिलों को गिरफ्तार करने को लेकर एहतजाज तेज हो गया है। खासतौर से कराची में तो ऐसे एहतजाज हर रोज होते नजर आ रहे हैं। अवामी गुस्से का ये नजारा है कराची शहर का, जहां गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदे एक खातून के कत्ल के खिलाफ कई दिनों से सरापा एहतजाज हैं। इनका गुस्सा है वादी हुंजा के शुमाल में वाक़े शिमसल वैली की अदीबा के कत्ल के खिलाफ। 9 ब्याहता अदीबा की लाश दरिया के किनारे मिली और इसका इल्जाम उसके ससुर समीम शाह और देवर फहीम शाह पर लगा और उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन जब उन्हें कुछ दिनों में ही छोड़ दिया गया तो ये मामला पहले हुंजा से निकलकर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में फैला और फिर पाकिस्तानी शहरों तक पहुंच गया। हम ऐसे लोगों के लिए आवाज ना उठाएं, हम उठाएंगे और इंसाफ तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी देगा। आज पूरा गोजाल खड़ा है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान खड़ा है। आज कराची में शायद आज छुट्टी का दिन था, लॉकडाउन है, इतना रश नहीं आया है, मगर इंशाअल्लाह इसके बाद सोगवार खानदान से हम ये कहेंगे कि आप जहां प्रोटेस्ट करेंगे, जिस लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं। अदीबा के मामले ने गिलगित बल्तिस्तान में पुलिस और अदलिया में गहरे तक जड़ें जमा चुकी रिश्वतखोरी को भी उजागर किया है। जहां पुलिस का कहना है कि उसे इस मामले में सबूत और गवाह नहीं मिले, तो वहीं अदालत की दलील है कि बिना सबूत के वो सजा कैसे दे। इस बहानेबाजी पर अदीबा के अहले खाना का मौक़िफ़ है कि यहाँ छेड़खानी और मारपीट जैसे छोटे मामलों में तो महीनों तक जमानत नहीं मिलती, लेकिन 302 के मुल्जिम फौरन बेल पा जाते हैं। ये कैसा दोहरा निजाम है इस अंधेर नगरी का। ऐसा तो तभी हो सकता है जब पैसों और रसूख का खुला खेल खेला गया हो। इसमें एक तबका है, एक बलाई तबका है, एक रूलिंग क्लास है,
ایک سرمایہ طبقہ ہے، افسرشاہی کا طبقہ ہے، اشرافیہ کا طبقہ ہے، اس کو انصاف بھی ملے گا، اس کو حقوق بھی ملیں گے، اس کو مراد بھی ملیں گے۔ باقی ہم جو 98% لوگ ہیں، جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں انصاف نہیں مل سکتا۔ گلگت بلتستان میں خواتین کے ساتھ ناانصافی تو پہلے بھی بہت بار ہوئی ہے، یا کہیں کہ ان کا لمبا سلسلہ رہا ہے، خاص طور سے جب معاملہ خواتین کے قتل یا عصمت دری سے جڑا ہو تو تفتیش بھی بے حد سست رفتار سے ہوتی ہے اور مجرمان اکثر ہی چھوٹ جاتے ہیں۔ اس بار بھی ایسا کچھ ہوتا دکھائی دیا، لیکن اس بار جو تبدیلی دکھائی دی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی یہ معاملہ اٹھ رہا ہے اور تجارتی دارالخلافہ کراچی میں بھی۔ احتجاجی بار بار یہ سوال چیخ چیخ کر پوچھ رہے ہیں کہ آخر ایسے گنہگار کب تک بری ہوتے رہیں گے؟ یہاں غیرت کے نام پر قتل کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ حکومت کی طرف سے اتنی غیر ذمہ داری کا احساس کیا جائے گا، مجرموں کو تحفظ دیا جائے گا تو اور بھی ایسے واقعات کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور ہمارا سادہ سا مطالبہ ہے اس انسیڈنٹ کا، اس واقعے کا، دیبا کے قتل کا تحقیقات کرائی جائے دوبارہ سے۔ فورنسک جو ان کی رپورٹ ہے، ان کی سوسائڈ انہوں نے پورٹرے کیا تھا، اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے اور ایف آئی آر کے تحت جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس ایف آئی آر کی رپورٹ پھر بے معنی تھی تو پولیس کے خلاف پھر کیس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیوں اتنے عرصے تک ان مجرموں کو بند رکھا اور پھر اب چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب پولیس پھر اس میں ذمہ دار ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا صوبے سے بالکل سٹا ہوا ہے اور اس وجہ سے یہاں کے معاشرے میں اس کے بد اثرات نمایاں ہوتے رہتے ہیں۔ خواتین کو عزت نہ دینا اور انہیں سنجیدگی سے نہ لینا ایسا ہی معاملہ ہے۔ تعلیم کی شرح میں کمی اور غیرت کے نام پر قتل و غارت کو جائز ٹھہرانا یہاں اکثر دکھائی دیتا ہے، اور اوپر سے یہاں جب جب انصاف کا قتل ہوتا ہے، گنہگار بری ہو جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی شہ ملتی ہے کہ یہ قانون ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایسا ہی ادیبہ کے معاملے میں بھی دیکھنے کو ملا، لیکن بہت سے باشعور لوگوں کی وجہ سے یہ معاملہ گزشتہ کچھ دنوں کے بھیتر ایک تحریک کی شکل لے چکا ہے۔ کیس یہ ہے کہ بھائی ایک 22 سالہ بچی کو قتل کیا سسرال والوں نے، پہلے اس کو خودکشی کا وہ دیا، جب پولیس نے تفتیش کیا تو وہ قتل کیس تھا، انہوں نے خود اپنے جرم قبول کیا۔ اس کے بعد اب ان کی بیل ہوا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا قانون ہمارے ملک میں کہ ایک بندے جو ہے نا اپنے جرم قبول کرنے کے بعد بھی باہر نکلتے۔ گلگت بلتستان میں حکومت مخالف احتجاج تو اکثر ہوتے دکھائی پڑتے ہیں، لیکن جس طرح ایک مقتول کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور خطے کے باہر بھی جہاں پر یہ لوگ رہائش پذیر ہیں وہیں پر رہ کر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ اگر ایسے ہی عوام باشعور بنے رہے تو وہ اپنے حق کے لیے بھی پرجوش طریقے سے اٹھ کھڑے ہونے اور غلامی کی بیڑیاں توڑ کر جلد ہی آزاد فضا میں سانس لیں گے۔ جس طرح سے خواتین کو حقوق دلانے کے لیے اس بار مرد متحدہ ہوئے ہیں، اسے ایک مثبت تبدیلی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک بار پھر لوٹتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ یہاں مختلف قومی اور مقامی سطح کے اہم ترین منصوبوں کے تحت انتظامیہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے کارفرما ہے۔ جموں کشمیر کے دیہی علاقوں، خاص طور سے سرحدی علاقوں میں لوگوں کی بھاگیداری کے ذریعے ترقیاتی کاموں کو پورا کیا جا رہا ہے، اور اس میں منتخب عوامی نمائندے بھی اپنا تعاون دے رہے ہیں۔ ضلع راجوری میں ایسا ہی ایک علاقہ ہے کالا کوٹ، جہاں پر تعمیر و ترقی سے متعلق کاموں کے ذریعے علاقائی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے روزی روزگار کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔
मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। नाम एक और फायदे अनेक। लोगों के दरमियान आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला ये अल्फाज जिला राजौरी के कालाकोट इलाके में तामीर तरक्की के लिहाज से चलाए जा रहे मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के ऊपर सटीक बैठता दिखाई दे रहा है। मसलन MG नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मंसूबे के जरिए मकामी अवाम के दो महाज पर मसाइल का हल निकाला जा रहा है। MG नरेगा के तहत यहाँ के दूर दराज इलाकों में लोगों की जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ तामीराती कामों को पूरा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब आलमी वबा कोरोना के दौरान लोगों के घरों के आसपास ही रोजी रोजगार का इंतजाम किया जा रहा है। PMAY के मकान कम से कम भी मेरी पंचायत के अंदर 70-80 से मकान लगे हुए हैं, कुछ बन के कंप्लीट हुए हैं, जो कुछ स्टार्ट हैं। तो उसके बाद नरेगा के तहत हमारे जैसे ट्रैक्टर रोड़े हैं, प्रोडक्शन बंद हैं, बेल हैं, बी पाथ हैं, इस किस्म के काम हैं जो नरेगा में हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ IWMP के जो प्रोजेक्ट है वो भी काम हमारे हो रहे हैं। 6-7 काम हमारे पंचायत में फिलहाल हो चुके हैं। आम लोगों की आवाजाही के लिए कंक्रीट की सड़कें तैयार करने से लेकर पक्के घरों को तैयार करने में मदद तक के तमाम सहूलियात मुहैया करवाने में ग्राम पंचायत के नुमाइंदों का अहम रोल रह रही है। साथ ही आम लोगों की भागीदारी को तय करने के लिए MG नरेगा के तहत काम किया जा रहा है। इसके साथ ही खते इफलास से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों की पक्के घर की ख्वाहिशात को पूरा करने में इन्हें हर तरह से मदद मुहैया करवाई जा रही है। जो पब्लिक की डेवलपमेंट हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री योजना के ये मकान आ रहे हैं, ये आपके सामने ये बन रहा है मकान, ये भी अच्छा है, बढ़िया मकान ये भी तैयार कर रहे हैं। इसके साथ और भी जो मतलब यहाँ पे मकान बने हैं, तकरीबन अच्छे मकान बने हैं। ये जो सेंटर की स्कीम है, अच्छी स्कीम है, गरीबों के लिए बहुत अच्छी है। जिला राजौरी का ये हिस्सा सिलसिलेवार पहाड़ियों में बसा हुआ है, जहाँ पर लोगों की जरूरियात पानी की दस्तयाबी से जुड़ी हुई है। लिहाजा लोगों को पानी दस्तयाब करवाने की सिमत में यहाँ पर इंतजामिया के अहलकारों और मकामी पंचायतों के मेंबरान की जानिब से एक साथ मिलकर हल निकालने की कोशिश की गई है, जिसकी पूरी देखरेख के लिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपना भरपूर ताउन दे रहे हैं। इसके लिए जगह जगह पर कुएं, वाटर स्टोरेज और वाटर चैनल्स तैयार किए गए हैं। आने वाले दिनों में जो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, उससे जो है हमारे जो जहाँ पर भी डेफिसिट एरिया थे, कहीं पे रोड की ट्रैक्टर रोड की ज़रूरत थी, कहीं पे पानी की ज़रूरत थी, कहीं पे हैंड पंप की ज़रूरत थी, कहीं पे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी। इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम थे जो लोगों को ज़रूरत थी जिस चीज़ की, उस तरह के काम जो है आने वाले दिनों में भी शुरू किए जाएंगे। सरहद के पास बसे लोगों की जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया के साथ साथ इब्तिदाई सतह पर जमहूरी निजाम के जरिए मुंतखब नुमाइंदे पुरजोश तरीके से कार फरमा हैं। नतीजतन गुज़िश्ता कुछ बरसों में इन सरहदी इलाकों में तरक्की की तस्वीर सबके सामने आ रही है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।